हेलो एवरीवन, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब कहने का ये है कि कुछ चीज़ें अक्सर हमारे दिमाग में होती हैं कि वो चीज़ कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। यानी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उन किसी घटनाओं को लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के हमें हमेशा हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ। अच्छा देखिए, हमारी मम्मियाँ जो होती हैं, मैं भी हूँ, लेकिन हम सब की मम्मियाँ जो होती हैं या सारी लेडीज़ की बात कर लें, सारी लेडीज़ जब पार्टीज़ वगैरह में जाती हैं और जो साड़ी वो पहनी रहती हैं, अगर 5 साल बाद कोई फंक्शन पड़ता है और उसमें वो साड़ी पहननी पड़े तो वो 100 बार सोचेंगी। क्यों? अरे मिसेस शर्मा ने देखा था मुझे, वो भी उस पार्टी में आई थी। वो बोलेंगी कि देखो उस दिन भी यही साड़ी पहनी थी और आज फिर ये साड़ी पहनी है। यानी कि 4-5 साल बाद भी वही साड़ी पहनी है। कोई साड़ी इनके पास नहीं है क्या? 5 साल से क्या इन्होंने कोई साड़ी नहीं खरीदी होगी? यानी कि उन आंटीज को 5 साल पहले किस लेडी ने कौन सी साड़ी पहनी ये पता है, ये याद है उन्हें। ये बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, याद रखने वाली बात भी नहीं है, फिर भी उन्हें याद है। ये 5 की बात है, 5 साल पहले की। इस वजह से हमें मम्मी सोचती हैं कि भाई नहीं पहनना है। ठीक है, हम लोग भी सोचते हैं, यानी कि आप बॉयज चाहिए, ये तो गर्ल्स की बात भी हो गई, गर्ल्स वुमेन की, कि सूट, साड़ी, ड्रेसेस कोई पहना हुआ है तो दूसरे फंक्शन में पहनने से पहले वो 100 बार सोचती हैं। लेकिन क्या बॉयज़ नहीं करते ऐसा? बॉयज़ में भी होता है, अरे ये यार मैं इस फंक्शन में ये ड्रेस पहनूंगा, ये पैंट शर्ट, ये शेरवानी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब तो भाई लड़कों के भी, यानी मेल्स के भी बहुत सारे कपड़े आते हैं अच्छे अच्छे डिज़ाइनर, तो वो भी सोचते हैं कि ये पहना है, अगले फंक्शन में पहनूंगा तो मिस्टर शर्मा बोलेंगे कि अरे भाई साहब, ये तो वही वाला सूट है ना जो आपने शीरम की शादी में पहना था। अब लो भाई, हो गया मुंह पे ही पोपट। तो यानी कि फीमेल ही नहीं, मेल का भी सोचना पड़ता है। यानी कि लोग 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी बातें भी याद रखते हैं। लेकिन कल हमने क्या खाया, कल हमने क्या पहना, या कल किसी ने क्या खाया, क्या पहना हमें देखा है अगर, तो हमें याद रहेगा। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले की बातें भी हमें याद रहेंगी कि उसने क्या पहना था, क्या खाया था, या वो लोग कैसे रहते थे। जैसे मिस्टर त्यागी उसमें 2 कमरे घर में रहते थे और आज देखो 10 साल बाद क्या बढ़िया बंगला बना रखा है। यानी कि हमें मिस्टर त्यागी के अतीत के बारे में पता है, उनके पास्ट के बारे में हमें पता है कि वो क्या थे और कैसे रहते थे, है ना। लेकिन क्या 100 साल पहले की बात हमें पता हो सकती है? हम जान सकते हैं? जब हम उस समय पैदा ही नहीं हुए तो हमें उस समय की बात कैसे याद रहेगी कि उस समय के लोग आज से 100 साल पहले लोग कैसे रहते थे? नहीं याद रहेगी। लेकिन अगर हम अपने दादा दादी से, नाना नानी से, यानी उस समय जो 100 साल पहले पैदा हुए थे और रहते थे, उनसे पूछेंगे तो शायद हमें जानकारी मिल सकती है। ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि 150 या 200 वर्षों पहले भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने दादा से कि उनके दादा ने भी उनको बताया होगा, है ना। तो 100-200 वर्ष की बातें भी हम कहीं ना कहीं जान सकते हैं अपने बुजुर्गों के द्वारा। लेकिन क्या हजारों वर्ष पहले क्या हुआ ये हम जान सकते हैं? नहीं, ये बताने वाला हमें कोई नहीं है। ये बताता है हमें सिर्फ इतिहास। जो इतिहास के ऊपर प्राचीन काल हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक काल हो, इन सब के बारे में जो घटनाएं हुई, जहाँ लिखी गई, जहाँ से पता करके इन सब के बारे में लिखा गया, उन किताबों को पढ़कर ही हम हजारों वर्ष पहले की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं।
और इन घटनाओं के बारे में पता लगाते हैं हमारे इतिहासकार, हमारे पुरातत्व विभाग वाले, ठीक है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। ये हम आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही हम जान पा रहे हैं। और जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों से हम उस समय के राजाओं के बारे में, बड़े बड़े लोगों के बारे में हम जान पाते हैं। लेकिन क्या राजाओं तक ही इतिहास सीमित है? क्या हमें सिर्फ राजाओं के बारे में ही जानने की उत्सुकता रहती है? नहीं, हमें ये भी उत्सुकता रहती है, हमें ये भी क्यूरियोसिटी रहती है कि उस समय जो राजा थे उनके राज के लोग कैसे रहते थे। भाई उस राज्य में तो राजा तो रह नहीं होंगे, जो बाकी आम इंसान थे, आम लोग थे, हमारे आपके जैसे, वो लोग क्या पहनते थे, वो लोग क्या खाते थे, वो लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे। तो ये सारी चीजें हमें आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही हमें पता चलती है, क्योंकि इन लोगों के बारे में तो किसी ने नहीं लिखा। भाई जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे बच्चों, वो लोग क्या करते थे कि उन लोग के पास कोई ना कोई इतिहासकार या कोई ना किसी को नियुक्त किए रहते थे, जो उनकी कहानियाँ, उनके युद्ध के बारे में, उन्होंने क्या किया, क्या क्या उपलब्धि हासिल की, वो सारी चीज़ें वो लिखवाते थे, तो वो लिखी जाती थी, तो वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। लेकिन उस राज्य में जो हमारे आपके जैसे लोग होते थे, वो क्या करते थे, उनके बारे में किसी ने नहीं लिखा। लेकिन उस समय जो इमारतें थीं, जो जानवर पशु रहते थे, या कोई मूर्ति बनी, कोई सामान बना जो बचे हुए हैं अभी तक, उससे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पता लगाते हैं कि आम आदमी, आम इंसान कैसे रहता था। जैसे वो होते हैं ना जासूस, विक्रमचंद जासूस, है ना। तो विक्रमचंद जासूस जो है वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं। वो जासूसी करते हैं कि अच्छा ये हड्डियां इस जानवर की हैं, इस समय की हैं, अच्छा ये अनाज खाते थे, ये अनाज कहीं मिला उनको, अच्छा इतने वर्ष पहले ये अनाज खाया जाता था, अच्छा कहीं से कुछ वस्त्र मिले, अच्छा ये वस्त्र पहनते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन चीज़ों को ढूंढकर, उन चीज़ों को पढ़कर पता लगाते हैं एक जासूस की तरह कि क्या, कब, कैसे, कहाँ हुआ। तो आज का हमारा चैप्टर यही है। तो आज से बहुत साल पहले लोग कैसे रहते थे ये हम आपको बताना चाहेंगे। पढ़ते हैं आगे, चैप्टर शुरुआत करते हैं। इसमें तो रशीदा का सवाल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि रशीदा ही नहीं, ये तो हम सब का सवाल है कि कई वर्षों पहले क्या हुआ, लोग कैसे रहते थे। दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर लोगों ने पहले रहना स्टार्ट किया, ठीक है। कई हजार वर्षों पहले इन्होंने कुछ लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर रहना स्टार्ट किया। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो स्किल गैदरर्स थे। स्किल गैदरर्स जो होते हैं उन्हें पता होता है कि कौन सी फल, कौन सी सब्जियां, क्या चीज़ खाने लायक है, क्या चीज़ खाने लायक नहीं है। तो वो जंगल घूमते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे, चीज़ों को गैदर करते थे और लाते थे। उसके बाद वो चीज़ें खाई जाती थी। तो स्किल गैदर जो होते थे वो सारी चीज़ें ला करके जो है गैदर करते थे सभी लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नदी के तट पर ही क्यों रहते थे लोग। अच्छा, हम सभी लोगों के लिए सबसे एसेंशियल चीज क्या है, किसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। खाना अगर हम 2 दिन 3 दिन ना भी खाएं तो भी शायद हम रह जाएंगे, लेकिन जल यानी कि वाटर ऐसी चीज है जिसके बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो ये सबसे बड़ा रीजन था नदी के तट पर रहने का। इसीलिए लोगों ने पहले नदियों के तट पर रहना स्टार्ट किया।
तो नर्मदा नदी के तट पर रहना लोगों ने स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नदी के आसपास कई पहाड़ियां भी थीं, लेकिन उन पहाड़ियों को वो पार करते थे अपनी चीज़ों को लाने के लिए। सोचिए कितना कठिन होगा। आज के समय में तो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर बैठे कहीं पहुंच गए, आसान है। पर उस समय तो हेलीकॉप्टर नहीं था ना। लोग पहाड़ों पे चढ़ के जाते थे, कितनी मेहनत करते थे। क्यों? कि पहाड़ के उस पर क्या चीज़ें हैं, कुछ खाने के लिए हो, कुछ हमारे यूज़ के लिए हो, तो इसलिए वो पहाड़ों को ही पार करते थे, जंगलों को ही पार करते थे। देखिए, ये देखिए, ये नक्शा है भारत का। ये है आपका नर्मदा नदी। ये देखिए, यहाँ से बहती हुई जा रही है नर्मदा नदी। इसके ऊपर है विंध्यास रेंज, विंध्यास पहाड़ी है। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर है सतपुड़ा जगह है। फिर यहाँ पे बहती है, सतपुड़ा के साउथ में बहती है ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के साउथ में है सतपुड़ा के साउथ में है ताप्ती नदी। दोस्तों, ताप्ती और नर्मदा के बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो वेस्ट में बहती है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम की ओर। इसी से दो नदियां ऐसी हैं जो वेस्ट साइड में बहती हैं। बाकी जो गंगा नदी और गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है वो सारी कहाँ बहती हैं? ईस्ट के साइड बहती हैं, यानी कि पूर्व की तरफ बहती हैं। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा कि ये दो नदियां जो हैं नर्मदा और ताप्ती, ये हमेशा वेस्ट साइड में बहती हैं। ठीक है दोस्तों। अब लोग कहाँ रहते थे? तो नदी के किनारे रहते थे वो लोग। ठीक है, वो लोग जंगली जानवरों को मारकर उसको खाते थे। ठीक है, उनके जो औजार थे, मैं आगे आपको इस वीडियो में उनके जो औजार थे उस समय के, उन औजारों को भी मैं दिखाऊंगी आपको कि कौन से औजार वो यूज़ करते थे फल सब्जियों को काटने के लिए। ठीक है, जंगल से फल तोड़ने के लिए, एनिमल्स का शिकार करने के लिए। ठीक है, तो हंटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करते थे, वो सारे हथियार मैं आपको दिखाऊंगी आगे के वीडियो में। ठीक है, तो लोग रहने के लिए अपना जो भी फल फूल जो भी वो जंगली होता था वो लोग इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे वो लोग जो है, और उसको लोग फूड के रूप में खाते थे। बाकी जंगली जानवरों का भी शिकार करते थे और उन्हें भी खाते थे। इस तरह से वो अपना पेट पालते थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद धीरे धीरे उत्तर पश्चिम के साइड ये देखिए सुलेमान और किरधर पहाड़ियां हैं। पहले मैं दिखा दूंगा आपको। ये आपकी किरधर पहाड़ी है, किरधर रेंज। उसके बाद ये सुलेमान रेंज, सुलेमान पहाड़ियां और किरधर पहाड़ियां। ये सुलेमान पहाड़ी और ये आपकी किरधर पहाड़ी। ठीक है, ये दोनों जगह पे लोगों ने 8000 वर्ष पहले रहना शुरू किया। ठीक है, और सबसे बड़ी खास बात ये है कि सुलेमान और किरधर रेंज के बीच जब रहना शुरू किया लोगों ने, तो वहां पर सबसे पहले फसल उगाई गई, क्रॉप्स। अब कौन सी क्रॉप्स उगाई गई? अभी तो हम जानते हैं ना क्रॉप्स के बारे में, रबी, खरीफ, जायद। तो बताइए कौन सी फसल उगाई गई? रबी की फसल उगाई गई, यानी कि गेहूं और जौ, वीट एंड बार्ले। वीट और बार्ले क्रॉप्स जो है सबसे पहले उन्होंने जो है पैदा करना शुरू किया, यानी कि प्लांटिंग शुरू की। अच्छा दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, प्लांटेशन तो मैंने बता दिया कि इन्होंने आरंभ किया। ठीक है, और आप मेरा एक वीडियो देखिएगा। ठीक है, रबी खरीफ जायद का शॉर्ट्स है मेरा, उससे मैंने बताया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो गेहूं और जौ की फसल है
ये आपकी जो है रबी क्रॉप्स में आती है और ये अप्रैल और मई में, सॉरी नवंबर, ठीक है दोस्तों। पहले इन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया, ठीक है, इसका प्लांटिंग शुरू किया। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये गेहूं और जौ का हार्वेस्टिंग टाइम क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो मेरा शॉर्ट्स है, उस शॉर्ट्स को आप देखेंगे तो आपको रबी, खरीफ और जायद इन तीनों फसलों के बारे में आपको जानकारी कुछ हद तक मिल जाएगी या काफ़ी हद तक मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये 8000 वर्ष पूर्व जो है स्त्री और पुरुषों ने गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किया, यानी कि प्लांटिंग शुरू कर दी इसकी, सुलेमान और किधर पहाड़ियों में, ठीक है। फिर उसे लोग खाना शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे बनाना भी सीखा। अब देखिए, इन्होंने बताया है कि उस समय लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया, ये जानवरों को पहचानना शुरू किया कि ये सारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे फायदेमंद हैं। अच्छा, इसमें से कौन से जानवर ऐसे हैं जो पालतू के लायक यानी डोमेस्टिक हैं, पालने के लायक हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो उनको उन्होंने पालना शुरू किया। भाई तभी उन्होंने देखा, तभी तो आज के डेट में हम लोग गाय भैंस का दूध पीते हैं, कि इसके बारे में जानकारी तो उन लोगों ने ही हासिल की। तो उन्होंने देखा कि गाय भैंस का जैसी जानकारी की उन्होंने कि दूध निकला, दूध पीना शुरू किया, दूध निकालना शुरू किया। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि गाय भैंस, भेड़ बकरी ये सब हमारे लिए फायदेमंद हैं। तो इन लोगों ने उन जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, जानकारी हासिल होती गई, तो वहाँ पे इन्होंने गांव बसाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो गांव में जो छोटे छोटे घर बना रखे थे उन्होंने, वो धीरे धीरे गांव का रूप लेने लगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि विंध्य की पहाड़ियों में, ठीक है। ये देखिए विंध्यास रेंज है, ये विंध्यास रेंज, ठीक है। विंध्यास रेंज में सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले जो है चावल जो है वो कहाँ उगाया गया, तो आप आंसर देंगे विंध्यास रेंज के आसपास। तो विंध्यास जो रेंज थी बच्चों, उसके आसपास जो है लोगों ने सबसे पहले चावल उपजाया। अब चावल किस प्लांट में आती है? चावल आता है आपके खरीफ क्रॉप्स में, राइस, ठीक है, वो आपका आता है खरीफ क्रॉप्स में। इसका भी हार्वेस्टिंग टाइम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब मैंने बताया ना आपको कि गेहूं और जौ आपका आया रबी क्रॉप्स में, और आपका जो चावल है वो आया आपका खरीफ क्रॉप्स में। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको क्रॉप्स की जानकारी भी मिल गई कि ये कौन से क्रॉप्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर साइड में, यानी कि नॉर्थ साइड में इन लोगों ने सबसे पहले जो है चावल की प्लांटिंग की, ठीक है, और चावल उपजाना शुरू कर दिया, प्लांटेशन शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये यहाँ पर मेघालय के पास है गारो हिल्स, ठीक है। चैप्टर में आपको दिया है ना गारो हिल्स के बारे में। तो गारो हिल्स जो है वो मेघालय में है, और इसके साथ साथ 2 हिल्स और हैं जो बुक में नहीं दिया गया है, मैं बताना चाहूँगी, गारो, खासी और जैंतिया, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों जो है आपकी हिल्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। और ये हिल्स के जो नाम पड़े हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इन तीनों जो आपकी हैं जो है ये पहाड़ियाँ, ये गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों हिल्स के जो नाम पड़े हैं, ये नाम जो है वहाँ के ट्राइब्स के हैं। मेघालय में जो ट्राइब्स हैं उनका नाम भी वहाँ भी तीन तरह की ट्राइब्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो इन तीनों के नाम पे ही इन तीनों के हिल्स के नाम भी पड़े हुए हैं दोस्तों। ये बहुत ही खास बात है जो आपको जाननी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लॉट पे। लोग कहाँ रहते थे? तो पहले तो मैंने बताया कि नर्मदा नदी के तट पे भी रहते थे लोग। ठीक है, इसके अलावा सिंधु नदी और गंगा नदी के किनारे भी लोग रहते थे। सिंधु नदी मतलब इंडस रिवर। इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु कहते हैं। सिंधु जो है वो संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडस रिवर, और हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं हम इसको सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी और गंगा नदी, ठीक है, ये नदियां हैं, ये मेन नदियां हैं। ठीक है, इनकी जो है ट्रिब्यूटरीज भी हैं। जैसे सिंधु नदी की है आपकी झेलम, रावी, सतलज और चिनाव, व्यास। ये पांच जो है ये पांच जो नदियां हैं ये सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये चारों में कुछ नदियां इन पांचों में से हैं जो पाकिस्तान में बहती हैं आज के डेट में। तब तो पाकिस्तान था नहीं। ठीक है, पूरा ही इंडिया था। तो जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान जो है इंडिया से अलग हो गया, लेकिन पहले तो था नहीं पाकिस्तान। देखिए, आज के समय के हिसाब से बता रही हूँ कि कुछ नदियाँ जो है वो पाकिस्तान में बहती हैं और कुछ नदियाँ जो आपकी इंडिया में बहती हैं। तो जिनमें से व्यास, रावी और सतलज, व्यास, रावी और सतलज जो है ये आपकी इंडिया में बहती है। ठीक है, और झेलम और चिनाव, ठीक है, झेलम और चिनाव जो है ट्रिब्यूटरीज जो है सिंधु की, इंडस रिवर की, वो पाकिस्तान में बहती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई नदियों की जानकारी। ये भी कर लीजिएगा, यही बुक में नहीं दिया गया है, ये आपकी जानकारी के लिए है, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो कि कौन कौन सी नदी जो है बहती है, पांचों, कौन सी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी नदियां हैं। तो सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर की जो है ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पांचों नदियां। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है, अब सिंधु नदी के पास जो है इंडस वैली है। ठीक है, इंडस रिवर, इंडस वैली। तो सिंधु नदी के जो आसपास का एरिया है उसे हम कहते हैं इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी पे भी सबसे पहले लोगों ने रहना आरंभ कर दिया था। वहाँ पे भी लोग रहने लगे थे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे गांव बसने लगे और धीरे धीरे नगर भी बसने लगे। पहले गांव बसे, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता चला गया वैसे वैसे वो नगर में तब्दील हो गया, नगर में डेवलप हो गया वो। ठीक है, इसके बाद जो है आपका गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के किनारे भी लोग यानी कि 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले लोग गंगा नदी के तट पर रहना स्टार्ट कर दिया। तो गंगा नदी के जो सहायक नदियां बहती हैं इसके किनारे भी लोगों ने बसना स्टार्ट किया। और इनके सहायक नदियों के किनारे दक्षिण में यानी गंगा के दक्षिण में जो है एक राज्य बना, बहुत बड़ा राज्य। ठीक है, मगध, जो आज के समय, वर्तमान समय में इसको बिहार कहा जाता है। तो पहले मगध राज्य था, लेकिन मगध राज्य बहुत ही कोई छोटा राज्य नहीं था, बहुत बड़ा राज्य था, बहुत दूर दूर तक फैला था। ये आपको कह सकती हूँ कि मगध राज्य की जो सीमा है या जो फैलाव है वो आपका अफगानिस्तान तक था। इतना दूर, इतना बड़ा राज्य था मगध। आपने सुना ही होगा ना सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये सब ये लोग कहाँ के सम्राट थे? मगध के सम्राट थे। और ऐसा ही नहीं है
किसी मगध ही ऐसा बहुत बड़ा राज्य था। ऐसे ऐसे इंडिया में बहुत से राज्य थे, बहुत सारे किंगडम थे, ठीक है। उस किंगडम के राजा भी हुआ करते थे। तो उन राजाओं के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही आगे, ठीक है। तो उन राजाओं के बारे में तो लिखा है कि भाई वो राजा थे, उन्होंने इतिहासकारों से अपनी चीज़ें, अपनी घटनाएं लिखवाई हैं। लेकिन इनके साथ जो आम जनता है उनके बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया है और वो बताते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, ठीक है। तो यानी कि इंडस रिवर के पास आसपास लोगों ने रहना स्टार्ट किया, इंडस रिवर के पास, इंडस वैली के पास, ठीक है, इंडस वैली में। फिर उसके बाद गंगा नदी और इनके जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके आसपास लोगों ने रहना स्टार्ट किया और नगर जो है वो बसने लगे। पहले गांव, फिर धीरे धीरे नगर में वो डेवलप हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो किंगडम में डेवलप हो गया, बड़े बड़े किंगडम्स में। और मगध जैसे और किंगडम्स भी इंडिया में डेवलप हो गए, बनाए गए, ठीक है। अब ये मैं आपको नक्शे में दिखाना चाहूंगी। ये देखिए पाकिस्तान है, ठीक है, एक मिनट, ये पाकिस्तान है आपका, ठीक है। ये देखिए आपका नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है। ये इंडस वैली है, इंडस रिवर के साथ ही सब बहती हैं। ये देखिए 20 यानी कि ब्यास हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये सारी नदियां हैं, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान के बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका इंडस रिवर है, इंडस रिवर की ये सहायक नदियां हैं पांचों, ठीक है। झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और बेस यानी कि ब्यास, व्यास कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये देखिए ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है। ये आज के देखिए ना आप पटना दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी, ये देखिए पटना नदी है ना, पटना शहर बिहार का। तो गंगा नदी के दक्षिण में ही जो है मगध राज्य था, मगध राज्य सबसे बड़ा राज्य था मगध इंडिया का, वो जो है डेवलप हुआ था मगध राज्य, जिसके सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, है ना। तो ये देखिए अब तो बिहार हो गया है वो, है ना। तो ये देखिए गंगा नदी है। ये गंगा नदी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो बहती हैं, देखिए तमसा, सोन, ठीक है, गंडक, कोसी, यमुना भी जो है गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। और ये जो गंगा नदी और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है बच्चों, ये हमेशा पूर्व की तरफ यानी कि ईस्ट के साइड ही बहती है। ये गंगा नदी और उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में खास बात है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी की क्या खास बात है, याद तो होगा ना आपको। चलिए मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दो नदियाँ, सिर्फ ये दो नदियाँ हमेशा वेस्ट के साइड बहती हैं यानी कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ईस्ट के साइड बहती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये देखिए गंडक, पद्मा, ठीक है, ये सोन, ये सारी जो है कोसी, ये सब गंगा की है, सरयू, ये सब गंगा की जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि रिवर की ट्रिब्यूटरीज तो आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, इसके बारे में आप पता लगाइएगा और मुझे बताइएगा। इस मामले में आप टीचर रहेंगे और मैं बच्ची रहूंगी, यानी मैं बच्चा रहूंगी, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है रिवर केस में, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज रिवर मैंने बताई आपको, डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर जो है वो उसके बारे में डिटेल में आप मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपको, देखिए गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग
अब लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, ये सब जानकारी आपको मिल चुकी है। ठीक है, बताया मैंने कि जानवरों का शिकार करते थे, ठीक है, फल सब्जियां ये सब तोड़ के खाते थे, पहाड़ से इधर से उधर जाते थे और सामान खुद से लाते थे। जो स्किल्ड गैदरर्स होते थे, जो नदियों के किनारे बहुत साल से बसे होते थे, जिन्हें हर चीज़ के बारे में नॉलेज होती थी कि क्या खाने की चीज़ें हैं और क्या नहीं है। और ना अगर जानकारी ना हो किसी को और वो कोई भी फल सब्जी खा लिया, हो सकता है उसमें जहरीला फल हो, जहरीली सब्जी हो, खा के मर गए, कहानी खत्म, है ना। तो इसलिए ये काम स्किल्ड गैदरर्स को ही दिया जाता था। ठीक है, वो जो सही और उचित फल या सब्जियां होते थे या खाने की जो चीजें होती थी उसको वो गैदर करते थे। ठीक है, अब ये सारी जानकारी आपको मिल गई। ठीक है, कि जिन्होंने जानवरों का पालन पोषण किया, फिर उन्होंने खेती स्टार्ट की। पिछली वीडियो मैंने बताया आपको, ठीक है, कि उन्होंने धान की खेती स्टार्ट की, गेहूं जौ उगाना शुरू किया, फल सब्जियां धीरे धीरे उगाने शुरू करी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना उस वीडियो में। अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। भाई घूमने की तो मैं बहुत शौकीन हूँ, आप सब भी है ना, पता है मुझे। ऐसे बहुत ही या तो ना के बराबर होंगे या बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें घूमना पसंद नहीं होगा, वरना मैक्सिमम लोगों को तो घूमना बहुत पसंद है। कुछ लोग टूरिंग के लिए घूमते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहाँ घूमने के लिए, ठीक है, घूमने शौकीन होते हैं। कुछ लोग काम के लिए जाते हैं बाहर, फिर रोजी रोटी के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, तो पैसे कमाने के लिए कुछ लोग बाहर जाते हैं आज की डेट में भी। ठीक है, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए जाते हैं। यानी कि ट्रैवलिंग का सिर्फ एक ही मोटो नहीं है कि घूमना फिरना एंजॉय करना। बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं जरूरी कामों के लिए भी। ठीक है, ऐसे ही उस समय भी जो है लोग ट्रैवल करते थे किसी न किसी कारण के वश। उस समय भी घूमने के लिए लोग ट्रैवलिंग करते थे, लेकिन उस समय घूमना एंजॉय करना नहीं था। उस समय जो लोग ट्रैवल करते थे घूमने के पर्पज से, वो चाहते थे कि जब जहाँ दूसरी जगह हम जाएं वहाँ के बारे में जानकारी हासिल करें। ठीक है, कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, यानी कि लैंग्वेज क्या है उनकी, और उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी हासिल करने में बहुत मज़ा आता था। और फिर वो उस जगह के बारे में ये सारी जानकारी इकट्ठा करके अपनी किताबों में लिखते थे, जिन्हें हम आज पढ़ते हैं। भाई सारे राज्य, सारे कंट्रीज का कुछ ना कुछ हिस्ट्री है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें भी जो ये ट्रैवलर थे ना बच्चों, वो लिखते थे। ठीक है, तो इस तरह से एक रीज़न ये भी था ट्रैवलिंग का उन लोगों का, घूमने वाले लोगों का। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग उस समय भी काम की तलाश में जाते थे। जैसे भाई कोई काम करना है, यहाँ पे इतनी इनकम नहीं हो रही है, तो वो दूसरी जगह पर जाते थे काम के लिए, कि शायद वहाँ हम कुछ अच्छे से काम कर पाएंगे और ज़्यादा पैसे जो है कमा पाएंगे। तो कुछ लोग काम के लिए जाते थे, जैसे आज भी लोग अरब, दुबई और कनाडा और कई ऐसी कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कई सारी कंट्रीज में लोग काम करने के लिए जाते हैं पैसे कमाने के लिए। और इंडिया में भी बहुत सारे लोग, जैसे अभी बिहार, यूपी के लोग पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, इन जगहों पे जाते हैं कमाने के लिए, कि भाई यहाँ से ज़्यादा इनकम हमें वहाँ पे हो जाएगी। और बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं कमाने के लिए। तो उसी तरह से उस जमाने में भी लोग काम की तलाश में यहाँ से वहाँ जाते थे। फिर प्राकृतिक आपदाओं के कारण, भाई तब भी यही था और आज भी यही है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, ठीक है, तो लोग इधर से उधर भागेंगे ही, भाई जान बचाने के लिए लोग भागेंगे ना। अभी देखिए लेटेस्ट का आपको बताती हूँ मैं। लेटेस्ट में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है, ठीक है, नेचर की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग यहाँ से वहाँ भाग नहीं रहे हैं, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना बार सब छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि भाई जान बची तो लाखों पाए। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम कमा पाएंगे, प्रॉपर्टी बना पाएंगे। तो लोग इतनी प्रॉपर्टी बनाई ही, सालों की लोग छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। तो ये आपदा है, अभी ये आ रही है ऐसा नहीं है, ये उस समय भी आती थी। तो उस समय भी ऐसे ही लोग अपना घर छोड़ करके यहाँ से वहाँ
चले जाते थे। तो ये भी एक रीज़न था एक जगह से दूसरी जगह जाने का। ठीक है। उपमहाद्वीप जो हमारा भारत है, ठीक है, भारत हमारा कहाँ आता है? साउथ एशिया में। ठीक है। एशिया जो है वो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और हमारा इंडिया क्या है? उसका सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है। ये सब कॉन्टिनेंट है हमारा इंडिया। और इंडिया ही नहीं, और इंडिया जो है हमारा वो साउथ एशिया में आता है। ठीक है। साउथ एशिया में आपका म्यांमार, बर्मा, भूटान और नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया तो है ही, और चीन, चाइना, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये भी हमारी साउथ एशिया में आती हैं। ठीक है। एक तरह से आप एक बात और है कि साउथ एशिया तो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और इंडिया, ये सारे कंट्रीज सब कॉन्टिनेंट है। साउथ एशिया को भी हम एशिया का सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हो गया काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ठीक है। उसके बाद सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, जो सेनाएं होती थी, ठीक है, जैसे जब किसी राजा का और दूसरी राज्य के राजा से युद्ध होता था, ठीक है, उस जमाने में तो राजा लोग एक दूसरे से युद्ध करते थे और उनका राज्य को हासिल करते थे जीत करके। ठीक है। तो जो सेनाएं होती थी वो लड़ने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी लड़ने के लिए। ठीक है। जैसे अभी सम्राट अशोक, ठीक है, वो कलिंग गए थे, आक्रमण किया था उन्होंने, उनकी सेना भी गई ना कलिंग आक्रमण के लिए मगध से। तो इसी तरह से सेनाएं भी अपनी राजा के साथ दूसरे राज्य में ट्रेवल करके जाती थी युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है। और उस राज्य पर विजय हासिल करने के लिए, ठीक है, विनिंग के लिए। एक और रीजन था यात्रा करने का, जो आज भी है, बिजनेस। जैसे मैंने कहा ना कि बिजनेस के लिए भी लोग यहां से वहां जाते हैं, आज भी जाते हैं और पहले भी जाते थे। ठीक है। तो व्यापारी भी जो होते थे वो अपने टीम के साथ, अपनी टीम बनाते थे, अपनी टीम के साथ वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते थे बिजनेस के पर्पज से। जैसे अभी भी क्या है कि अभी से हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अन्य कंट्रीज़ को जो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ऐसे ही और कंट्रीज़ की चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में नहीं मिलती हैं, तो उन कंट्रियों से हम उसको लेते हैं। ठीक है। तो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है ये आज ही नहीं, उस जमाने में भी चलता था। उस जमाने में भी एक चीज दूसरी जगह ले जाई जाती थी, ठीक है, और उनकी वो चीज उस जगह ले जाई जाती थी। ठीक है ना। जैसे चाय पत्ती दोस्तों सबसे पहले चाइना में आई। ठीक है। चाइना के लोगों ने चाय पत्ती की प्लांटिंग शुरू की थी, पैदा किया। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया है। सबसे ज़्यादा चाय पत्ती हमारी इंडिया में होती है चाइना के बाद। ठीक है। तो हम चाय पत्ती जो है अन्य कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। अब जैसे फ़ोन वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, कई चीज़ें, मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, या गाड़ियाँ हो गई, कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अन्य कंट्रीज से हमारे कंट्रीज में आती हैं, वो लोग हमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस पहले भी था। ठीक है। जैसे आज है वैसे पहले भी था। पहले भी जो बिजनेसमैन हुआ करते थे वो अपनी टीम के साथ अपना जो माल होता था वो माल बेचते थे और उनका माल खरीद के अपने देश में बेचते थे। तो ये भी एक रीज़न था एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का। ठीक है। अभी देखिए अमेरिका में और इंग्लैंड के लोग क्या करते हैं, या कई ऐसे बड़ी कंट्रीज के लोग कॉल सेंटर के लिए हमारे इंडिया से लोगों को हायर करते हैं। क्यों? कि उनके कंट्रीज में क्या है, अगर अपनी कंट्रीज के लोग को रखते हैं तो उन्हें पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे, और इंडिया में सबसे सबसे चीप लेबर है। ठीक है। कम पैसे में उनको यहाँ पे वर्कर्स मिल जाएंगे, उनका फ़ायदा होगा। काम तो वहाँ के उनके कंट्रीज़ के लोग भी करेंगे और वही काम सेम हमारे कंट्रीज़ के लोग भी करेंगे, लेकिन हमारे कंट्रीज़ के लोग कम पैसे में भी काम कर लेंगे। तो इसलिए वो लोग कॉल सेंटर यहाँ पे खोलते हैं और यहाँ से अपना वो काम करते हैं। तो ऐसे कई कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां जो हमारे इंडिया में भी काम करती हैं या फिर लोगों को हायर करती हैं हमारे इंडिया से।
ठीक है। उसके बाद धार्मिक गुरु, ये देखिए, धार्मिक गुरु एक स्थान से दूसरे स्थान धर्म के प्रचार के लिए जाते थे। दोस्तों, उस जमाने में भी जो धार्मिक गुरु होते थे, ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। जैसे जो हिंदू धर्म के जो गुरु हैं, ठीक है, वो दूसरी जगह जाते थे अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। बौद्ध धर्म वाले गौतम बुद्ध आए। गौतम बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार यहाँ ही नहीं विदेशों में भी किया है। तो वो और उनके जो समर्थक थे, ठीक है, उनके संघ के लोग, वो लोग यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते थे। जैसे अशोक ने भी अपने दोनों बच्चों को श्रीलंका भेजा था, है ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यानी इनके बच्चों ने भी ट्रेवल किया कि नहीं किया श्रीलंका तक का। तो इस तरह से धार्मिक गुरु भी जो थे वो भी अपने धर्म के प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। आज भी जाते हैं, है ना। आज भी तो कई साधु महात्मा हैं जो यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं, है ना, भाई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी तरह से गौतम बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए और गुरु नानक हुए, तो ठीक है। और इस्लाम धर्म के जो गुरु हैं वो लोग भी, ठीक है, इस्लाम धर्म के जो गुरु हैं वो लोग भी यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं। यानी कि हर धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते थे। तो ट्रैवल करने का एक ही रीजन नहीं है एंजॉय और मस्ती, है ना, ये सारी रीजन भी हैं आपके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के, ठीक है। बाकी आज के डेट में तो टूरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, बीच में जब कोरोना आया 3 साल के लिए 2021, तो ये 3 सालों में हमारा जो ट्रैवल का बिजनेस है या टूरिंग का जो बिजनेस है या टूर करने वाली जो संख्या है वो कम हो गई। ये कोरोना बीमारी इतना फैली पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, कि लोगों का आना जाना एक जगह दूसरी जगह बहुत ही कम हो गया। और जो टूरिज्म का जो बिजनेस है उस पर बहुत असर पड़ा इसका। लेकिन अब जो कोरोना धीरे धीरे ख़त्म हो गया है तो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन काफ़ी असर आया हमारे टूरिज्म पर, ठीक है, कोरोना का, ठीक है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मतलब जब ट्रेवल करेंगे, चाहे वो काम के लिए जा रहे हों, चाहे हम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहे हों, चाहे हम बिजनेस के जा रहे हों, ठीक है, या फिर जो है हम किसी भी युद्ध के लिए जा रहे हैं, किसी राज्य पे विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरह से पर्पस कोई भी हो, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह दूसरी जगह पे, तो हमें वहाँ के बारे में नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सपोज करिए मैं दुबई जाऊँ घूमने, फिर मेरा बड़ा मन है दुबई घूमने का, ठीक है, मैं दुबई जाऊँ घूमने, तो दुबई जब घूमने जाऊँगी तो वहाँ एंजॉय के साथ साथ मैं ये भी जानूंगी ना कि दुबई में लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ का वेदर कैसा रहता है, ठीक है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता लगेगा, ठीक है ना। ऐसे जो लोग इंडिया घूमने आते हैं वहाँ उनको इंडियन कल्चर के बारे में मालूम चलता है। तो घूमना तो पर्पस है, लेकिन इसके अलावा हमें और चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलती है ना। जो कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं पे घूमने गए, वहाँ की चीज़ हमें अच्छी लगी, सपोज करिए साउथ में लोग गए, वहाँ पे इडली सांभर डोसा खाया ना, अब वहाँ क्या हुआ, क्या साउथ में ही चीज़ें मिलती हैं? नहीं, ये चीज़ें हमारी नॉर्थ में मिलती हैं, ईस्ट में मिलती हैं, हर जगह मिलता है ना, पूरे भारत में मिलता है इडली सांभर, तो सोचते हैं साउथ में मिलता है, लेकिन साउथ में कोई गया या साउथ में कोई यहाँ पे आया तभी ना लोग जाने कि ये भी एक डिश है खाने की। अब जैसे चाइनीज डिश है, चाइना के लोग यहाँ पे आए या यहाँ के लोग चाइना गए, तो उन्होंने उन लोगों को चाइनीज डिश के बारे में मालूम चला, जो सीधे इंडिया ही बनने लगी। ऐसे इंडियन फूड्स भी होंगे जो चाइना में बनते होंगे, ठीक है। इटालियन फूड, हर कंट्री का जो भी फूड है वो अब हर जगह मिलता है, इंडिया में भी मिलता है और इंडिया की चीज़ें और कंट्रीज में भी हर जगह मिलती हैं, अवेलेबल हैं। तो ये सब कैसे हुआ दोस्तों, जब एक दूसरे कंट्री में लोग आने लगे तभी जानकारी हासिल हुई, चाहे वो किसी भी पर्पज से जाएं। पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का आना और जाना फायदेमंद रहा,
है ना, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने पहनने हर चीज़ को मिली हम लोगों को, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, लोगों की थिंकिंग जानने को मिली, वो लोग क्या सोचते हैं। वो लोग आए हमारे यहाँ तो वो लोग हमारे बारे में जो जाने कि हमारे बारे में वो लोग क्या सोचते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारी थिंकिंग और थॉट्स है वो भी जो है इधर से उधर हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर अब हम आगे चलते हैं, सॉरी। अब हमने जाना कि लोग यात्राएं क्यों करते थे। ठीक है, लोग ट्रैवलिंग क्यों करते थे, घूमने के लिए तो करते ही हैं, करते थे उस समय भी, लेकिन रीजन अलग अलग थे। ठीक है, अब हम जानते हैं लैंड के नेम। ठीक है, कि हमारे देश का नाम जो है वो कैसे पड़ा। तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो इंडस नदी थी, ठीक है, इंडस नदी और इंडस वैली दोनों के बारे में बात करूंगी, कि इंडस नदी जो थी उसके पूर्व में यानी कि उसके ईस्ट में जो एरिया था, जो लैंड था, उस लैंड को जो है इंडिया कहा गया। क्योंकि हुआ क्या कि जब हमारे देश में यूनानी और ईरानी लोग, ठीक है, यानी ग्रीस और ईरान के लोग जब आए तो उन्होंने यहाँ पर इंडस नदी और इंडस रिवर के बारे में जाना। ठीक है, तो वो इंडस बोल नहीं पाते थे, धीरे धीरे चेंज होते 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 इंडस को वो बोलते थे इंडोस या फिर हिंदोस। लैंग्वेज में चेंजेस आ जाता है ना बच्चों। तो वो इंडस नदी को वो लोग इंडोस कहते थे, इंडोस और हिंदोस। तो इस तरह से इंडस से इंडोस और हिंदोस हुआ, और हिंदोस और इंडोस से इंडिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह से उनके द्वारा धीरे धीरे नाम चेंज होते होते हमारे इस देश का नाम इंडिया पड़ गया, उसका नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है, और अब इंडिया तो पड़ गया, अब भारत नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो भारत नाम इसलिए पड़ा कि देखिए ये लिखा हुआ है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, अब जो इंडस नदी के उत्तर पश्चिम में लोग रहते थे, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे उनका जो एक ग्रुप था, ठीक है, एक समूह था, एक ग्रुप था, उसको हम लोग उस समूह का नाम रखा था भरत। ठीक है, तो उस समूह का नाम भरत था, तो उस नाम से जो है हमने भरत से भारत कर दिया। ठीक है, तो इंग्लिश में इंडिया हो गया और हिंदी में भारत देश हो गया। अब इसके बारे में जो जानकारी है ये हमें आपका ऋग्वेद में मिलती है। 35 वर्ष यानी 3500 ईयर एगो ये बुक लिखी गई थी ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है कि भारत नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में। ठीक है, अच्छा पता नहीं सही है गलत, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा था कि जो शकुंतला और दुष्यंत की कहानी आपने पढ़ी होगी, तो शकुंतला के जो बेटे थे उनका नाम था भरत, तो उनके नाम पे भी कुछ लोग कहते हैं कि उनके नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। खैर इतिहास अलग अलग है, जो भी है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कि इंडिया और भारत नाम क्यों पड़ा, ये जानकारी हमने आपको दी। ठीक है ना, कि कैसे लैंग्वेज चेंज होने से देश का नाम पड़ गया, इंडस, इंडोस, हिंदोस, इंडिया, है ना। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो लैंड नेम का आपका हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अतीत के बारे में कैसे जाने। भाई पास्ट के बारे में हम कैसे जानेंगे। तो दोस्तों उस समय जैसे राजा होते थे, सम्राट होते थे, उनके पास तो कुछ लोगों को वो हायर करते थे जो उनके विजय गाथाओं को, मतलब उनकी जो विनिंग स्टोरी है उनको वो लिखते थे, उनके बारे में, राजा के बारे में, राजा के बच्चों के बारे में, उनका रहन सहन, उनका खान पान, ठीक है, उनकी पसंद नापसंद या उनके राज करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो जिन लोगों को वो हायर करते थे वो लोग लिखते थे। तो कहीं ना कहीं वो लिखित रूप में हमें मिली और धीरे धीरे वो बुक में तब्दील होती गई और आज वो बुक के पेज में मिलती है। लेकिन पहले वो जो चीज़ें लिखी जाती थी एक भोजपत्र होता है, भोज नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल से वो पत्ता बनता है।
ठीक है, पत्र बनता है, पेज। तो वो पेड़ का नाम है भुर्ज। भुर्ज नाम का पेड़ होता था बच्चों, उस पेड़ की छाल से वो पेज बनता था। ठीक है, तो उसमें जो है जो राजा महाराजा जिसको हायर करते थे वो लोग उसमें लिखते थे जानकारी सारी, ठीक है, सारी डिटेल लिखते थे उस भोजपत्र पर। उसके बाद वो सारे भोजपत्र को इकट्ठा करके उसको बाइंडिंग कर देते थे उसकी, ठीक है। तो उसके द्वारा भी धीरे धीरे मिली। हाँ सॉरी, हालांकि जो है उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप जानते ही हैं कि हमारे इंडिया पे कितने लोगों ने आक्रमण किया तो हमारी बहुत सारी चीज़ों को जलाया और नष्ट किया, वरना बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आज जानने को मिलती। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानकारी हासिल नहीं कर पाए क्योंकि वो जला दी गई, नष्ट कर दी गई। लेकिन जो बची खुची जो चीज़ें थी, साक्ष्य थे, ठीक है, सोर्सेस हमारे बचे हुए थे, उसके द्वारा हमारे कुछ हिस्ट्री हमारी बची रह गई जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम जान रहे हैं। तो मतलब कहने मतलब ये है कि वो लोग भोजपत्र पर लिखते थे जिसे हम पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी पिक्चर्स उसकी पांडुलिपि के बारे में, ठीक है, बताऊंगी। तो अंग्रेजी में पांडुलिपिक जो होता है उसको हम अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यु शब्द का जो अर्थ है वो मैन्यु शब्द जो वर्ड है मैन्यु, वो लैटिन का वर्ड है। उसका अर्थ होता है, उसकी मीनिंग है हाथ, यानी कि हाथ से बनी हुई लिखी हुई चीज। ठीक है, तो पांडुलिपि को इसलिए हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते थे क्योंकि वो हाथ से लिखा गया था। किसी प्रिंटर मशीन में छपके नहीं आता था, उसमें तो प्रिंटर मशीन नहीं थी ना कि भाई डाला और छपके आ गया, टाइप किया छपके आ गई पुस्तक, हमारी बुक आ गई छप करके, तो वैसा होता नहीं था। तो लोग अपने हाथ से लिखते थे सारी बातें, सारी चीजें। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यु मतलब हाथ से बनी हुई चीज, हाथ से लिखी हुई चीज। ठीक है, तो पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। इसके बाद मैंने बताया आपको कि भोजनाव पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है, अभी मैं और चीज़ें बताऊंगी आपको, दिखाऊंगी भोजपत्र के बाद जो पांडुलिपि है वो भी दिखाऊंगी, और भी चीज़ें दिखाऊंगी उस जमाने की। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं अतीत के बारे में। ठीक, तो ये तरीका था ही जानने का। ठीक है, लेकिन हम राजाओं और महाराजाओं के बारे में तो जान जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे आप ही ऐसे लोग रहते थे, आम आदमी लोग, आम जनता, वो क्या खाती थी, वो कैसे रहती थी, क्या करती थी, उसके बारे में भी जानना चाहिए ना, है ना। तो उसके बारे में जानने के लिए जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यानी पुरातत्ववेदी, हिंदी में कहते हैं पुरातत्ववेदी और इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे लोग बच्चों, वो लोग क्या करते थे कि उस जमाने की जो चीज़ें मिली, सर्च की, उन्होंने खोजबीन करी। तो जैसे जानवरों के हड्डियां दिख गई, और कोई फसल अगर बची कुची है, कोई अनाज बचा कुचा है कहीं पे, तो वो उन्हें दिख गया, तो उसके बारे में जानकारी हासिल की इन्होंने। या कोई कपड़े, पुराने कपड़े रखे दिख गए। तो इस तरह से जो है वो लोग इन सब चीज़ों के द्वारा इन सब चीज़ों को सर्च करते थे, और सर्च करके उन्होंने पता लगाया कि वहाँ की आम जनता कैसे रहती थी। तो यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट के ही द्वारा हम लोग उस समय के जो आम जनता थी, आम जनता का जो रहन सहन था, उसके बारे में हम जान पाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि एक तरह से कहेंगे जासूस, विक्रमचंद जासूस, है ना। तो वो जासूसी करके हमें सारी खबर देते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, बाकी जो इतिहासकार हैं जो राजाओं के बारे में और उनके रहन सहन के, राजा उनके राजकाज के बारे में लिखे ही हैं पांडुलिपि में। ठीक है, तो उससे हम जान जाते हैं। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कैसे पता लगाते हैं कि अतीत में क्या था, क्या रहन सहन था उन लोगों का, वो कैसे पता करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए मूर्ति बनी हुई है पत्थर की, ये मूर्तियां हो गई। अब ये देखिए रिकॉर्ड्स हैं, इंग्लिश में रिकॉर्ड्स कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलेख। क्या कहते हैं? अभिलेख। ठीक है, इंग्लिश में रिकॉर्ड्स, हिंदी में अभिलेख। तो ये जो अभिलेख है दोस्तों, ये देखिए, ये अभिलेख है। ठीक है, ये अभिलेख के माध्यम से आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं कि वहाँ के लोग
क्या खाते थे, क्या रहते थे, क्या करते थे, ठीक है, उनके बारे में जानकारी हमें इसी सब के द्वारा देते हैं। ये जो देखिए मूर्ति बनी हुई है, ठीक, ये मूर्ति है, ये देखिए किसी घर पे इमारत बनी होगी, घर, उस पर कुछ लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जब उनको मिली आर्कियोलॉजिस्ट को खोजबीन करके, तो उन्होंने उनके रहस्य के बारे में पता किया। ये देखिए, ये पत्थरों पर ये सारी खुदाई की गई है। ये देखिए, सॉरी, ये खुदाई की गई है, ये सारा देखिए, ये भी अभिलेख कहेंगे इसको, रिकॉर्ड। ये सारे रिकॉर्ड जब उन्हें मिले तो आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने इससे पता लगाना शुरू किया और जानकारी हासिल करी, ठीक है, कि उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। अब ये जो मैं आपको बताई थी बच्चों पांडुलिपि के बारे में, ये है आपकी पांडुलिपि। ये देख रहे हैं ना, ये भोजपत्र है। क्या है? भोजपत्र। कैसे बनता है? जी हाँ, भोज नामक पेड़ की छाल से। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये देखिए, ये भोजपत्र है, इस पर जो है लिखा गया है, इसे हम पांडुलिपि हिंदी में और इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका एंशिएंट टूल्स एंड वेपन्स। देखिए, ये मैंने बताया था ना आपको कि मैं आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी एंशिएंट टूल्स एंड वेपन्स के बारे में। तो ये देखिए, पिक्चर्स में दिखा रही हूँ आपको, ये एंशिएंट टूल्स एंड वेपन्स हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब है ना, ये सारे टूल्स हैं। ये पता कैसे बनाए जाते थे? कुछ ये सारे जानवरों की हड्डियों से, जो एनिमल्स को मारते थे उनकी जो हड्डियां होती थी, उनकी हड्डियों से ये टूल्स और वेपन्स बनाते थे। यही नहीं कि सिर्फ हड्डियों से ही, ये देखिए, साथ साथ जानवरों की हड्डियों से भी है और लकड़ी से भी है, ठीक है, पत्थरों से भी है। ये देखिए, पत्थर है, आपको दिखा दी, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए पत्थर, ये देख रहे हैं ना, ये सारे पत्थर यूज किए गए हैं बच्चों। तो यानी कि एनिमल्स के जो हड्डी होती, बोन्स होती थी, एनिमल्स की बोन से, पत्थरों से, स्टोन से, ठीक है, और वुड से यानी लकड़ी से, इन सारी चीज़ों से उस जमाने के लोग जो है टूल्स एंड वेपन्स बनाते थे, जो यूज़ करते थे, ठीक है, जानवरों को शिकार करने में, हंटिंग के लिए, अपनी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे आज हम लोग चाकू और ये सब यूज़ करते हैं ना, तो उस जाने में भी तो कुछ चाहिए होगा काटने कूटने के लिए, कि ऐसे ही डाल के बना के खा लेंगे, नहीं ना। हाँ, स्टार्टिंग में खाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी तो एडवांस हो रहे थे, और जैसे जैसे वो एडवांस हो रहे थे वैसे वैसे उनके टूल्स और वेपन्स चेंज होते जा रहे थे, जो धीरे धीरे चेंज होते होते आज कितने तरह के सुंदर सुंदर टूल्स और वेपन्स हैं, है ना। तो लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था ना, तो उस समय जैसे उनको दिमाग था, जैसा उनका था, उस हिसाब से वो अपने टूल्स और वेपन्स को तैयार करते थे। और जो उनके आसपास की चीज़ें थी, उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी चीज़ें, डेवलपमेंट तो था नहीं, वो सारी चीज़ें वो अपने हाथ से करते थे। उस समय थोड़ी मशीनें थी कि मशीन से बना दिया सामान, है ना। वो अपने हाथों से बनाते थे, लकड़ी, वुड, स्टोन, पत्थर और एनिमल्स बोन्स, जानवरों की हड्डियों से, ठीक है। ये देखिए सारे, ये देखिए टूल्स बने हुए हैं, ये सब लकड़ी पर करने के लिए। ये सब देखिए, जो हम लोग आज क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी, नहीं, ये तो कुल्हाड़ी टाइप का हो गया, ये तो कुल्हाड़ी टाइप का हो गया। ये इसको पेड़ पौधा लगाते हैं तो यूज़ करते हैं, खुरपा या खुरपी, मुझे भी याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो ये खुरपा और खुरपी ऐसा नहीं दिख रहा है आपको बच्चों? तो ये अभी हम लोग जब पौधे लगाते हैं ना, पेड़ वगैरह, तो मिट्टी में से ऐसे उसको खोदते हैं और फिर इसको खोदने काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए, ये सारे टूल्स और वेपन्स है ना, ये लोग तैयार करते थे। तो ये आपने देखा। अब हम आते हैं, एक मिनट, ये देखिए, ये क्या है? एंशिएंट पॉट। ये देखिए, ये क्या है? एंशिएंट पॉट। ये सारे पॉट्स पाए गए, ये सारे टूल्स और वेपन्स पाए गए, ये पॉट्स पाए गए, ठीक है। इसी के द्वारा, यानी कि इसी के हेल्प से, इसी को
पढ़कर समझकर, ठीक है, खोजबीन कर करके जासूसों की तरह से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने यानी कि पुरातत्ववेदियों ने इसकी जानकारी हासिल की, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सॉरी ये देखिए, ये है आपका इंडियन एंशियंट कॉइन्स, ठीक है। अब ये देखिए उस समय ऐसे कॉइन बना करते थे, देख रहे हैं, ये सारे कॉइन्स हैं बच्चों, तरह तरह के डिज़ाइन के, आज की तरह से सुंदर सुंदर वाले कॉइन्स नहीं है ना। ये देखिए, ये पत्थरों से बनते थे, सोने चांदी से बनते थे, जो भी धातु उसमें उनको उपलब्ध थी उससे ये सारे जो कॉइन्स हैं वो बन के तैयार होते थे उस ज़माने में। फिर धीरे धीरे जैसे राजा महाराजा आए, डेवलपमेंट होती गई, बढ़ती गई डेवलपमेंट, तो फिर देखिए इस तरह के सिक्के बनने लगे। ये देख रहे हैं डिज़ाइनर, ये देखिए, अब इन सिक्कों पे राजाओं की मूर्तियाँ ये आखेट कर रहे हैं, ठीक है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये देख रहे हैं, इसको देखिए ध्यान से, ये दुर्गा जी जैसे नहीं लग रही हैं, देखिए शेर कुछ ऐसा नीचे है जानवर टाइप का, उस पर बैठी हुई हैं। तो ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी सिक्कों पर बनाई जाती थी। तो इस तरह सिक्के बनते थे, जिससे आज के सिक्के हैं उस तरह से नहीं, उनके सिक्के अलग थे। अब ये जो है ये सोने चांदी, ठीक है, और बाकी पत्थर से और सारे जो स्टोन या फिर जो धातु होते थे मेटल, उनसे ये सारे सिक्के तैयार किए जाते थे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे सिक्के की डिज़ाइन बदलती गई। अब उस ज़माने के सिक्के देखिए आप और इस ज़माने के सिक्के देखिए, अंतर आता गया, है ना। तो ये थे आपके उस ज़माने के सिक्के, इंडियन एंशियंट कॉइन्स, ठीक है, ये मैं दिखा दिया आपको। अब आते हैं अतीत। अतीत एक या अनेक, जैसे इंग्लिश में कहेंगे पास्ट या पार्ट्स, ठीक है। अगर हम PAST पास्ट बोले तो यानी कि वो सिर्फ एक आदमी के बारे में बताया जा रहा है, एक आदमी के इतिहास के बारे में, उसके पास्ट के बारे में बताया जा रहा है। PASTS पास्ट, जो हमारी बुक का नाम है ना, आवर पास्ट, हिंदी में क्या बोले हैं, हमारे अतीत। हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत। मतलब कहने क्या है कि सिर्फ राजा और महाराजा या बड़े बड़े लोगों के बारे में ही जानना नहीं है, उनके अलावा जो और लोग भी रहते थे उनका भी तो इतिहास था। हर इंसान का अलग अलग इतिहास होता है, हमारा भी इतिहास है, आपका भी इतिहास है ना। जो जगह जगह रहते हैं लोग, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट में, है ना, हर लोगों का अपना अपना इतिहास है, तो हमें उनके बारे में जानना है ना। तो इसलिए हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत, यानी कि जो अतीत वर्ड है, पास्ट वर्ड है, वो हो गया बहुवचन, प्लूरल, ठीक है, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं, एक नहीं, अनेक, प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे हम अतीत शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन के रूप में करते हैं, हमारे अतीत, आवर पास्ट, एस लगा दिया इंग्लिश में, ठीक है। क्योंकि जो है से मैंने कहा कि राजा और रानियों के अलावा जो हमारे फार्मर थे, ठीक है, और जो हमारे पशुपालक थे, जो पशुओं का पालन करते थे, गाय भैंसे भेड़ और सारे जानवरों का पालन पोषण करते थे, वो लोग के उनका भी इतिहास, उनके बारे में जानना है, वो कैसे क्या करते थे, ठीक है। फिर हमारे जो छोटे मोटे व्यापारी थे या बड़े व्यापारी, जो भी व्यापारी थे, वो क्या बिजनेस करते थे, ठीक है, उनके बारे में भी जानना है। हमारे किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान, है ना, तो हमें तो जवानों के जो जवान थे सेना, उनके बारे में बात करनी है, उनके बारे में भी जानना है। और जो हमारे किसान हैं उनके बारे में भी जानना है कि वो कैसे खेती करते थे, ठीक है, कैसे प्लांटिंग करते थे, कैसे हार्वेस्टिंग करते थे, है ना, यानी बुवाई और कटाई हिंदी में बोलेंगे, तो ये भी तो जानना है, ठीक है। आज के समय में क्या है कि हमें फार्मिंग में यानी कि खेती में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जिससे बहुत ही ईजी हो गया है खेती करना, लेकिन अभी वो सारी टेक्नोलॉजी अभी भी हर गांव में नहीं पहुंच पाई हैं, ठीक है। लेकिन उस ज़माने में तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं किसानों को, खाद वगैरह, अच्छे यूरिया और ये सब सारे खाद भी मिलते हैं, लेकिन उस समय तो ऐसा नहीं था ना। तो उस समय लोग प्लांटिंग के लिए और
पैदावार बढ़ाने के लिए, यानी कि फसल जो क्रॉप्स है हमारी, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या यूज़ करते थे। आज की डेट में यूरिया है, उस जमाने में क्या यूज़ करते थे। तो ये सारी बातें भी तो जाननी है ना। तो यानी कि इन सब का अतीत भी जानना है, सिर्फ एक राजा और रानी का अतीत ही नहीं जानना है हमें। तो इसलिए हमारे अतीत, हमारा नहीं हमारे अतीत, इसलिए सिंगुलर से प्लूरल हो गया, एक वचन से बहुवचन हो गया अतीत हमारा। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है पशुपालकों कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक मतलब गैदर्स, ठीक है, कृषक, फार्मर, पशुपालक जैसे आम आदमी, हमारे आप जैसे आम आदमी भी, ठीक है, उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है और जानने की इच्छा भी रहती है ना। सबके दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है कि हमारे आपके ही, सभी के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी रहती है किस राजा के राज्य में लोग कैसे रहते थे, है ना। सॉरी, ठीक है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये हो गया आपका अतीत एक या अनेक। समझ गए ना कि अतीत एक नहीं है, अनेक है, यानी कि हम सबका एक इतिहास है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लॉट पे, तिथियों का मतलब। ठीक है, अब हम जानेंगे अब तिथियों के बारे में। अक्सर क्या होता है कि जो डेट्स होती हैं पुरानी दोस्तों, सॉरी बच्चों या दोस्तों दोनों कह सकते हैं, जो डेट्स होती है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी कि ये डेट का मतलब क्या है, इस डेट का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे मैं बता दूँ कि जब मैं पढ़ी तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। ठीक है, तो आजकल इंग्लिश मीडियम का ज़माना है, सभी इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग के टाइम में इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने नहीं हुआ करते थे, तो मैं हिंदी मीडियम पढ़ी हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या था कि ईसा पूर्व और ईसवी, तो मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है। ठीक है, ये दोनों डेट्स में बड़ी कंफ्यूजन रहती थी। ऐसे आप लोग को भी होती होगी ना, बीसी और एडी में, है ना। तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब एनोडोमी। ठीक है, तो ये हो गया फुल फॉर्म इसका। तो ऐसे आप लोग को बीसी एडी, हम लोग की हिंदी में ईसा पूर्व और ईसवी। तो हम लोग को भी होती थी कंफ्यूजन और आप लोग को भी होती है कंफ्यूजन डेट को लेकर के कि कैसे मान चले कि इसका मतलब क्या है। तो आज हम ये बताते हैं आपको डेट के बारे में, आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी मेरे ख्याल से। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा वीडियो में क्लियर हुई कि नहीं। अगर नहीं हुई तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी आपके लिए फिर। ठीक है, चलिए चलते हैं, तिथियों के बारे में जानते हैं हम। आप देखिए ये लिखा हुआ है, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हिंदी में ईसा पूर्व और ईसवी। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि जो ईसा मसीह थे उनकी बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है, उनकी बर्थ की जो पहले का समय है वो हो गया ईसा पूर्व, और उनकी बर्थ के जो बाद का समय है वो हो गया ईसवी। इंग्लिश में बोले अगर तो बीसी एडी, तो यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे उनके बर्थ की डेट का पहले का जो समय है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, फुल फॉर्म, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, उनके बर्थ के पहले का समय। ठीक है, और एडी एनोडोमी यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का समय, वो एडी कहलाता है। तो जान लीजिए कि अगर कोई बात कर रहा है तो अगर उसमें बीसी लिखा हुआ है या फिर हिंदी में ईसा पूर्व लिखा हुआ है, तो मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ डेट है उससे पहले के समय के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ईसवी या फिर एडी लिखा हुआ है तो यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो वर्ष है उसके बारे में हम बात करें, उस बर्थ के बाद जो डेट आई वो हमारी जो है कहलाती है एडी या फिर ईसवी। ठीक है, अब देखिए लिखा है नीचे, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब
ये जो लोग थे, ये लोग अपने बारे में किससे लिखवाएंगे, और खुद भी लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, तो इन लोगों के बारे में जानकारी किसने दी? आर्कियोलॉजिस्ट ने। मैं बार बार कह रही हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ही इन आम आदमियों के बारे में जानकारी हमें दी है। विक्रमचंद जासूस, ठीक है ना, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लॉट पे। ये देखिए, ये लिखा है BC AD, है ना, ईसा मसीह के बर्थ है ना। तो ईसा मसीह के, ईसा मसीह के बर्थ के पहले का समय, ठीक, ये कहलाता है आपका BC। हिंदी में कहेंगे ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के बर्थ के बाद का समय आपका कहलाता है AD, यानी कि ईसवी। हिंदी में ईसवी, इंग्लिश में AD। समझ रहे ना दोस्तों? जैसे अभी है हमारा चल रहा है 2023, 2023। तो 2023 जो है वो हमारा AD है ना, यानी कि ईसा मसीह के बर्थ के बाद, ईसा मसीह के बर्थ के बाद जो है हम जितने साल गिनेंगे, हमारा 2023। ठीक है, तो 2023 जो है वो हमारे ईसा मसीह के बर्थ के बाद का समय है, ईसवी AD। तो हम बोलेंगे 2023 AD। ठीक है ना। अब जैसे हमने बुक में पढ़ा कि 8,000 वर्ष पहले, ठीक है, तो ये नहीं है कि 8,000 वर्ष पहले की बात है वो। ठीक है, अब तो चल रहा है 2023, है ना। तो 8,000 वर्ष पहले ईसा पूर्व, ठीक है, तो यानी कि ईसा मसीह के डेट ऑफ बर्थ जो है उसके पहले के 8,000, उसके पहले जो 8,000 वर्ष पहले की बातें थी वो। ठीक है, लेकिन अब जब हम कहेंगे तो 8,000 वर्ष वो भी जोड़ेंगे और प्लस 2023 चल रहा है तो 2,000 वर्ष और पहले हो गए, तो 2,000 और 8,000 क्या हो गए? 10,000। तो यानी कि आज से 10,000 पहले के बारे में हम बात कर रहे थे, जो किताब में दिया गया है ना। किताब हमारी जो है चैप्टर 1, तो 8,000 वर्ष पहले या 2,500 वर्ष पहले जो भी घटनाएं हम बात कर रहे थे, सन के बारे में पढ़ रहे थे, समय के बारे में, तो जो डेट थी वो जो डेट है उसमें आप 2,000 और ऐड कर देंगे, तब होगा वो ईसा पूर्व। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी 2,000 बढ़ गया ना। ठीक है, तो 2,000 और ऐड कर देंगे उसमें। 2,500 है तो 4,500 हो गया। 4,700 वर्ष भी लिखा था ना किताब में एक, तो वो भी आपका हो गया, तो वो हो गया आपका 6,700। तो ये 2,000 हम ऐड कर देंगे, तब होगा वो BC। ठीक है, यानी कि 4,700 था तो 6,700 BC पहले बोल रहा है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से पहले का समय है वो। ठीक है, तो ये हो गया आपका BC। अब 2023, तो 2023 जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, सॉरी कहाँ गया, 2023 जो है ये हमारा AD है, यानी कि ईसा मसीह के डेट ऑफ बर्थ के बाद का समय 2023 चल रहा है हमारा, यानी कि ईसा मसीह को पैदा हुए 2023 साल हो चुके हैं। समय आया ना, BC और AD। चलिए एक और तरह से समझाते हैं आपको, इजी। देखिए, आप BC को कॉमन एरा भी कह सकते हैं। ठीक है, और AD को सॉरी एक मिनट, BC को बोलेंगे बिफोर कॉमन एरा। राइटिंग की मत ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना। हाँ, BC को हम बोल सकते हैं बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, यानी पहले का समय।
और एडी को हम बोलेंगे सिर्फ सी ई, मतलब कॉमन एरा। सॉरी तो कुछ ज़्यादा ही गंदी राइटिंग हो गई है भाई, है ना। भाई ये तो थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है। इरेज कर दो भाई, इतना भी गंदा नहीं लिखो, है ना। तो ये आपका लिखा नहीं रहा, क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। कभी कभी जो ना बड़ी दिक्कत आने लगती है। अब आया कॉमन एरा, ठीक है। भाई हम भी हार नहीं मानेंगे, लिख के ही रहेंगे, है ना। हार क्यों मानना, ठीक है, हार तो माननी भी नहीं चाहिए, तो काम हो ना जाए, है ना। तो इसको हम बीसी को एक और तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और एडी को हम सीई यानी कि कॉमन एरा। तो बर्थ के बाद का समय कॉमन एरा और बर्थ के समय का समय बिफोर लिख दिया तो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह जानेंगे, बीसीई बोलेंगे, जब बीसी को बीसीई बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बिफोर मतलब पहले का समय, है ना, और कॉमन एरा यानी कि उसके बाद का समय। तो एक तरह से ये भी समझने का एक आसान तरीका है। बीसी और एडी को, बीसी को बीसीई और एडी को सीई, इस नामों से भी अगर हम समझेंगे तो भी हम डेट को समझ सकते हैं, और शायद हमें फिर डेट को समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारा जो फंडा है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये रहा आपका तिथि के बारे में, ठीक है, तिथियों के बारे में, डेट्स के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं। बीसी और एडी, ईसा पूर्व और ईसवी, ठीक है, इनको हम कैसे जानेंगे, कैसे पता लगेगा हमें, इसके बारे में इतने, इससे तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखिएगा, मैं पढ़ के उसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर क्लियर हो फंडा आपका, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मुझे खुशी भी मिलेगी और साथ साथ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और अच्छे से पढ़ाने का, और शायद मैं और अच्छे से पढ़ा पाऊँ आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कि मैं अगर एक ही पार्ट में बनाती दोस्तों तो 1 घंटे से ऊपर का समय लग जाता, कि पढ़ाने के साथ साथ मुझे बातें करना भी अच्छा लगता है, तो मैं अपने बच्चों के साथ बात करना भी चाहती हूँ, है ना। तो इसलिए मैंने लंबा वीडियो नहीं बनाया बहुत ज़्यादा, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप तीनों पार्ट जो है देखिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, किरण सिंह एजुकेशन पर। थैंक यू सो मच।